हेलो फ्रेंड्स टू वेलकम बैक माय टीचर्स चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। तो आज हम लोग बायो का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक चूजन क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। ये केवल एक गैस है बट मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, खासकर बोर्ड्स वाले एग्जाम में। तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन हमें आने वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल टाइप है। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 ए। एक्चुअली ये पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग बायो का पोर्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन मेरे टीचर्स डिस्कस करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में है। 5 मार्क्स के पांच इसमें सब पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन दे रखा है, नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखो, गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में जनरली स्टोमेटा के थ्रू होता है। कई जगह पे तुमको स्टोमेटा मिल जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में प्लांट्स में लेंटी सेल्स भी होते हैं। अब ये लेंटी सेल्स जनरली स्टेम में होते हैं और स्टेम अगर किसी की तरफ ब्रीथ करता है तो फिर वो तुम्हारा लेंटी सेल्स होता है। गैसेस एक्सचेंज जो स्टेम में होता है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। और एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है स्टोमेटा के थ्रू। गार्ड सेल्स यहाँ पे वो सेल्स है जो कि तुम्हारा स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं। फिर क्या दिया है, गैस एक्सचेंज थ्रू प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू होता है? ह्यूमन बींग्स में तुम्हारा होता है एल्वियोली और लंग्स के थ्रू। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इन ह्यूमंस टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो अंदर बाहर होती है। ये इसका कारण क्या है? तो एक्चुअली ये कारण इसका डायफ्राम है। जो डायफ्राम होता है हमारे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा चेस्ट कैविटी बल्ज हो जाता है और इसी वजह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलने लगता है। और जब वही हम लोग सांस छोड़ देते हैं तो फिर हमारा डायफ्राम फिर से एक्सपैंड होने लगता है और जब एक्सपैंड होता है तो फिर वो हमारी चेस्ट कैविटी वापस से फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच गैस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स। तो गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन के थ्रू क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। अंदर की साइड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, बाहर की साइड ऑक्सीजन नहीं सॉरी हाँ अंदर की साइड ऑक्सीजन ज्यादा होता है, बाहर की साइड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। इसी वजह से जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस, उसकी वजह से डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है वो प्लेस करता है। नाउ डी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाई इज द प्रोसेस नेम्ड इन सी नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी? हाउ इज दिस कम्प्लीमेंटेड इन ह्यूमन टू एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये कि जो तुम्हारा डिफ्यूजन है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है और ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसके हर सेल को, चूंकि उसका हर सेल लिविंग होता है तो हर सेल को उसके ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा केस नहीं है। प्लांट्स में मैक्सिमम पार्ट्स उसके डेड होते हैं, कुछ ही पार्ट्स लिविंग होते हैं और जो लिविंग पार्ट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू चला जाता है। इसीलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में ऑक्सीजन इनफ हो जाता है। लेकिन जब ह्यूमंस की बात आती है तो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है और ये ऑक्सीजन जल्दी चाहिए होता है। डिफ्यूजन चूंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है और उससे ऑक्सीजन ज्यादा डिराइव होता भी नहीं है, तो उसी वजह से जो हमारा डिफ्यूजन है वो ह्यूमंस में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट ई क्वेश्चन, रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स कैन एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट। स्टेट वेदर द हीट एनर्जी इज absorbed/released during digestion. Also write the scientific term to denote the same. तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज। पूछा है कि या क्या अब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, कब? ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के टाइम क्या होता है? डाइजेशन के टाइम हमारी बॉडी में हीट एब्जॉर्ब होती है। वो हीट एब्जॉर्ब होती है और हीट एब्जॉर्ब होने के बाद डाइजेशन प्रोसेस आगे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हीट हमारी एब्जॉर्ब हुई है, ना कि रिलीज हुई है। यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हुई है हमारी, रिलीज नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या ऐसे ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं? तो ह्यूमन बींग्स में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम दे रखा है। हालांकि इस यूरिनरी सिस्टम में कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनी हो गया, किडनी के बाद यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सब पार्ट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखा, ए पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी से हमारा जो वेस्ट होता है वो फिल्टर होता है, फिल्टर होकर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है।
सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर दे रखा है इन द किडनी द वेस्टेज आर कन्वर्टेड टू यूरिन बाय थ्री प्रोसेस। थ्री प्रोसेस क्या क्या होता है? तो पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, फिर होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इन सब प्रोसेसेस के थ्रू जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है वो होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। हमारा जो मैंने बताया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऊपर है ट्यूबुलर सेक्रेशन, सब कुछ हमारा स्लोली सारे प्रोसेस से मिलकर यूरिन फॉर्मेशन होता है और यही यूरिन फॉर्मेशन फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जो लेटर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। स्टेटमेंट दी है उसका रीजन देना है। पहला क्या है? वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। आंसर क्या है? सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स इन एट्रिया। नाउ एक्चुअली जो होता केस ये है कि वो बेसिकली ये कि जो हमारा वेंट्रिकल होता है, हमारे हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट, वो कनेक्टेड होता है आओर्टा से और उसमें हमें जो ब्लड होता है उसको हाई स्पीड में आओर्टा की तरफ पूरी बॉडी में पंप करना होता है। इसी केस की वजह से जो वेंट्रिकल्स के वॉल होते हैं वो थिक होते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रेशर बना रहता है ब्लड का, और चूंकि हाई ब्लड प्रेशर से कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए हार्ट का वो पार्ट, इसीलिए जो वेंट्रिकल्स के वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। क्यों है भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट्स में होता है वो स्लो क्यों होता है? हमारे ह्यूमंस की तरह जैसे हमारे पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम हर पार्ट में है, लेकिन जो हमारा प्लांट हो गया उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली प्लांट सेल से बना हुआ है, जैसे फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम बहुत धीरे धीरे पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और काफ़ी हद तक डेड टिश्यूज, उसमें कई सारे डेड टिश्यूज होते हैं, इसी वजह से वो जल्दी उसमें फूड या फिर वाटर का ट्रांसफर बहुत स्लो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का सर्कुलेशन एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स मतलब यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से रिफर करता है, डिफर्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। तो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स में क्या है कि भाई टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से, वहीं पर जो एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पानी में से डिजोल्व होता है, उससे निकालना होता है, इसीलिए फिशेस के पास गिल्स होते हैं। इस गिल्स की वजह से वो पानी से ऑक्सीजन अपने एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वही पानी वापस से उसी लेक या पॉन्ड में छोड़ देती हैं। फिर क्या दिया है? डी ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट। तो डे टाइम में ऐसा क्यों होता है? डे टाइम में बेसिकली ये होता है कि जो तुम्हारा सन रहता है उससे जो तुम्हारी हीट एनर्जी आती है, उससे जो तुम्हारा लीफ होता है उस पर काफी ज्यादा हीट पड़ती है और इस हीट की वजह से जो पानी होता है वो सारा इवेपोरेट होने लगता है। अब इस पानी के इवेपोरेट होने से क्या होता है? ये जब पानी इवेपोरेट होता है तो वहां पर पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। अब ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कमी है पानी की, ये धीरे धीरे पूरे प्लांट से एक ट्रांसपीरेशनल पुल जनरेट करता है और ये जो पुल जनरेट करता है ये साइलम के थ्रू पानी को बहुत तेजी से फ्लो कराता है। इसीलिए डे टाइम में जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है नाइट के टाइम के कंपैरिजन में। नाउ वेन्स हैव वॉल्स वेयरएज आर्टरीज डू नॉट। तो वेन्स में वॉल्स क्यों होता है भाई? तो वेन्स में पहली चीज तो ब्लड स्मूथ, स्लो और स्टडी बिहेवियर में फ्लो करता है, जबकि आर्टरीज में फास्ट और जर्की टाइप मूव करता है, इसलिए आर्टरीज में वॉल नहीं होते हैं, लेकिन स्मूथ स्टडी फ्लो के लिए वेन्स में वॉल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, Give two reasons why bile juice is considered to be an important secretion of liver in the process of digestion. Now, जैसे तुम लोगों को पता होगा जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। अब ये जो गॉल ब्लैडर है जब डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, ऑलमोस्ट जब कंप्लीट होने वाला रहता है, जब हमारा फूड इंटेस्टाइन में मूव करता है तो ये गॉल ब्लैडर उस पे बाइल जूस रिलीज करता है। उस टाइम पे बाइल जूस रिलीज करने का कारण क्या है? फूड जो हमारा स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है और इस एसिडिक को जब बाइल जूस से मिक्स कराते हैं तो जो हमारा फूड होता है वो एसिडिक से एल्कलीन हो जाता है। एल्कलीन यहाँ पर बेसिक को कहा जा रहा है। बेसिक क्यों?
एल्कलीन का मतलब है एक्चुअली वो टाइप के बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और चूंकि हमारा फूड ऑलरेडी डिजोल्व होता है तो इसीलिए उसको एल्कलीन फूड कहा जाता है कि बाइल जूस के मिलने के बाद, क्योंकि बाइल जूस एसिडिक फूड को एल्कलीन में कन्वर्ट करते हैं जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए बाइल जूस कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट सेक्रेशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, explain the process of transport of oxygenated and deoxygenated blood in a human body। स्टार्ट कैसे होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? सबसे पहले तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ जाता है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा मूव करेगा ब्लड और बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में, हार्ट में। अब राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से हो जाएगा लंग्स के थ्रू, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद वापस वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आओर्टा में, आओर्टा से फिर पूरे बॉडी में। अब यहाँ पर जो ये बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है दो टाइप के नर्व्स की मदद से, और वो दो टाइप के नर्व्स कौन से? वेना कावा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक जो अपर बॉडी से ले आता है सुपीरियर वेना कावा, और एक जो लोअर बॉडी से ले आता है इंफीरियर वेना कावा। जब ये वेना कावा तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ले जाता है तो फिर हार्ट में जाने के बाद ये वापस जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाते हैं तो इनको लेकर जाने का काम होता है पुल्मोनरी आर्टरी का। पुल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जनरली सारे आर्टरीज बाकी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और जब ये गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस पल्मोनरी वीन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में हार्ट में वापस आ जाती हैं। जब हार्ट में वापस आ जाती हैं तो लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से आउर्टा, आउर्टा से फिर पूरी बॉडी में। ये मेन आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है ना। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बार तो हमारा बॉडी ऑर्गन से ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट में, ये पहला हो गया। फिर वापस जब लंग्स पे जाता है तो लंग्स से वापस घूम के फिर हार्ट पे आता है, ये दूसरा हो गया। और इसके बाद फिर बॉडी में रिटर्न हो जाता है, यानी कि ये साइकिल फिर रिपीट होती है। यानी कि एक बार हार्ट पे, फिर लंग्स, फिर हार्ट में, फिर लंग्स, फिर बॉडी में। यानी कि यहाँ पर 2 बार हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में रिपीट हो रहा है। यानी कि ये इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यही प्रोसेस इसीलिए डबल सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बार ब्लड वापस, सेम ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है इसीलिए। नेक्स्ट, explain how the translocation of materials in phloem tissue in plants is achieved by utilizing energy। फिगर के थ्रू देखा जाए तो क्या होता है भाई? फिगर देखो ना, ये हमारा सोर्स हो गया लीफ सेल। यहां से जो हमारे डिफ्यूजन के थ्रू सारे मटेरियल्स कंपेनियन सेल में मूव करते हैं। ये फ्लोएम के पार्ट है, ये सब, ये फ्लोएम के पार्ट है, ये पूरा फ्लोएम टिश्यू है। अब फिर फ्लोएम में से धीरे धीरे नीचे जाते हैं, कहीं ऊपर जाते हैं, कुछ केसेस में ऊपर जाते हैं, कुछ केसेस में नीचे जाते हैं। पूरे प्लांट बॉडी में एकमात्र फ्लोएम ऐसा टिश्यू होता है जो कि 2 डायरेक्शनल होता है, अप साइड और डाउन साइड, दोनों साइड मूवमेंट होती है। लेकिन जो हमारा जाइलम होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, इसलिए उसकी मूवमेंट सिर्फ अप साइड होती है। अब ये जो है हमारा फूड जो सोर्स है, जो न्यूट्रिशन का सोर्स है, जो फूड है, वो डाउन साइड आके अगले कंपेनियन सेल में जाएगा और इसकी मदद से वापस दूसरे जहां पर जरूरत होगी फूड की वहां पर ट्रांसपोर्ट होगा फूड। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी डिफ्यूजन था, यहाँ पर भी डिफ्यूजन से होगा, बस सिंपल। 39th क्वेश्चन क्या है? पहला वाला, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहली चीज तो ये ब्लड सर्कुलेशन जैसे फिशेस में, तो देखो पहले ह्यूमन में कैसे होता है। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, जैसा अभी पिछली बार पढ़ा। डबल सर्कुलेशन कैसा है भाई? डबल सर्कुलेशन सिंपल है, हमारी बॉडी में 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में जाता है, वापस फिर वहां से बॉडी में जाता है। इस केस में वो डबल सर्कुलेशन हो गया। लेकिन लेकिन फिशेस में ऐसा नहीं होता है। फिशेस में एक ही बार फिशेस में हार्ट में जाता है और फिर वापस बॉडी में, फिर हार्ट में, फिर बॉडी में। ये सिंगल सर्कुलेशन में परफॉर्म होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 1 2 3 4। लेकिन फिशेस में सिंगल चेम्बर्ड हार्ट।
नाउ डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी जो ऊपर था, जैसे बॉडी ऑर्गन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से नहीं, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज से पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आओर्टा, फिर तुम्हारा बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। ऊपर जो किए हैं वही चीज सिमिलर है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखना हो देख लो। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। अब देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन को ऑफन यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीशन भी बोला जाता है। एक सिंगल किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नाउ पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रेनल आर्टरी, रेनल वीन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेंस कैप्सूल, कलेक्टिव ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट। बस इतना नेमिंग हो गया। अब देख लेते हैं कि आखिर है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। जैसा कि क्या बताया, एक्सक्रीशन का यूनिट होता है नेफ्रॉन और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, दोनों चीज सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब्यूल व्हिच इज कनेक्टेड विद अ कलेक्टिंग डक्ट एट वन एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। कप शेप्ड स्ट्रक्चर तुम्हारा यही है, और जो कलेक्टिंग डक्ट से जो कनेक्टेड है वो ये वाला पार्ट हो गया। नाउ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, उसका नाम बोमेंस कैप्सूल था, जो कप लाइक स्ट्रक्चर था। एवरी बोमेंस कैप्सूल कंटेन्स अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। देख लिया था जो स्ट्रक्चर था, ऐसे क्लस्टर, ऐसे खूब सारे वीन्स उसमें उलझी हुई थी, वही तुम्हारा ग्लोमेरुलस था। कप शेप्ड स्ट्रक्चर। द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस थ्रू different afferent arteriole of renal artery and leaves it through different afferent arterioles. Now अब जो ब्लड होगा, ब्लड तुम्हारा यहाँ से आएगा। कैसा ब्लड होगा ये? इस ब्लड में काफी सारे वेस्ट मटेरियल होंगे। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड यहाँ जाएगा। यहाँ पर ये ब्लड में से काफी सारे वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब होंगे। तुम्हारा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन और भी सारे बहुत सारे सॉल्ट तुम्हारे इसी में एब्जॉर्ब होंगे। तुम्हारा कुछ पार्ट वाटर भी एब्जॉर्ब होगा काफी हद तक। फिर ये ब्लड वापस से इधर फ्लो करने लगेगा ना। अब क्या होगा, चूंकि बहुत सारी चीजें, कुछ अननेसेसरी चीजें, कुछ नेसेसरी चीजें, वेस्ट तो एब्जॉर्ब हुआ ही हुआ इसमें, लेकिन इसके साथ साथ जो सोडियम आयन थे, पोटेशियम आयन थे, जो कि जरूरी थी बॉडी के लिए, वो भी एब्जॉर्ब हो गए। तो अब ये जब इस वापस से नेफ्रॉन के साइड में ऐसे नेफ्रॉन से पूरा ऐसे जैसे लिपटा हुआ है, तो इसके कारण से ये वापस से जितनी भी जरूरी चीजें थी, जैसे जो तुम्हारा सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, जो जरूरी प्रोटीन हो गए, वो सब वापस से एब्जॉर्ब होते हैं। पहला क्या था यहाँ पर हमारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस था वो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे पार्ट में यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन। यहाँ पर इस पार्ट पे ट्यूबुलर सेक्रेशन होगा, और फिर जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाएगा। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तुम्हारा यूरेटर से कनेक्टेड है, फिर वो यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, फिर बॉडी से बाहर चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। चैप्टर 2 क्या है हम लोग का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, दिया क्या क्वेश्चन में? इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए, बी एंड सी। तो ये ए क्या है? ए क्या है? ए है तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन, जो तुम्हारे स्टिमुलस को रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन। बी क्या है तुम्हारा? यहाँ पर बी तुम्हारा क्या काम कर रहा है? देखो, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ले रहा है और फिर मोटर न्यूरॉन को, ये वाला जो न्यूरॉन है इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है। लेकिन ये कैसा काम कर रहा है? एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा है, जो बीच में सपोर्ट दे। तो इसको इसीलिए रिले या इंटरमीडिएट
न्यूरॉन बोलते हैं। और सी तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया, मोटर न्यूरॉन। नो, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए का काम क्या है भाई, सेंसरी न्यूरॉन है, स्टिमुलस रिसीव करता है, स्टिमुलस को डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में फिर वही चीज तुम्हारा रिले न्यूरॉन के पास जाता है, रिले न्यूरॉन के पास जाता है, रिले न्यूरॉन से वो तुम्हारा चला जाता है